हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैग सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही धमाकेदार 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर बने रहें, वीडियो पर बने रहें। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी लोग नए हैं, सबसे पहले करना क्या है, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि पंचगव्य में जो है निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जो कि सम्मिलित नहीं है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंचगव्य कहते हैं। तो मैंने आपके सामने 5 नाम लिया, एक बार ध्यान से सुनिए। दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये जो गाय से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इससे निर्मित पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पंचगव्य कहते हैं। और आपका यहाँ पर जो उनमें से नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर, आप सभी लोग देख सकते हैं, तुलसी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि वेदों की गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोग देख सकते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण जो कि ब्रह्मांड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के ब्रह्मांड ग्रंथ, ऐत्रेय और यजुर्वेद के शतपथ से रिलेट करते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहम्मद गौरी जो है सन 1191 ईस्वी में जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है सन 1992 ईस्वी में, सॉरी माफ करिएगा, 1192 ईस्वी में ये द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी राज तृतीय को पराजित किया था तथा भारत में तुर्की राज की स्थापना की थी। तो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है कि मोहम्मद गौरी जो है सन 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो वो है आपका सन 1911, सॉरी माफ करिएगा, बार बार 1900 लिखा निकल जा रहा है, 1100 आपका 91 ईस्वी। तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग को पता है बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको ध्यान से देखना है, बताने का प्रयास करना है कि राइट आंसर क्या है। तो अमीर खुसरो जो है, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता, मतलब तोता ए हिंद भी कहा जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। कहा, अलाउद्दीन खिलजी, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। तो दोस्तों लौह और रक्त की जो नीति है, इसे किसने अपनाई। तो यहां पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बलबन ने अपनाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष, कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों ने सूरत के पास स्थित 16वीं सेंचुरी, मतलब कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों को पराजित किया था।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1612 ईस्वी, जो कि 16वीं शताब्दी सन 1612 ईस्वी से रिलेट करता है। अगला प्रश्न है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर, देखिए पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अंग्रेजों के बाद जो है डेनिश जो है सन 1616 ईस्वी में भारत आए और 1616 ईस्वी में ही उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो आपका आंसर यहाँ पर मिल गया। आपसे यही पूछा जा रहा है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1616 ईस्वी में। ठीक है, और आपको ये एक चीज और ध्यान में रखना है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है ये अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथों बेचकर भारत से चले गए थे। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान से रखना है, कब इन्होंने 18वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ये लोग भारत आए और 18वीं शताब्दी में ये लोग अपनी कंपनी बेचकर भारत से रफ्फू चक्कर हो चुके थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि श्रीरंगपट्टम एक ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह इन शहरों में से लगभग 15, ठीक है, इन शहरों का मतलब इन शहरों में से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इन शहरों में से आपको कोई एक शहर बताना है जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहां से कहां तक? श्रीरंगपट्टम का ऐतिहासिक शहर, इस शहर का नाम क्या है दोस्तों? जो टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर भी माना जाता है, वह दोस्तों बताइए इन शहरों से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कि मेन शहर आपका क्या है यहाँ पर, और आप लोग बताने के प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है क्या राइट हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न, देखिए कर्नाटक वो ऐसा आपका शहर है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर जिसे हम लोग कहते हैं श्रीरंगपट्टनम, जो कि मैसूर से, यहाँ पर मैसूर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का भी शासन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 के तहत जो है समझ समता या समानता से संबंधित जो अधिकार है आपके यहाँ पर रिलेट करेंगे और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है वो लोग बताएं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद? तो वो है अनुच्छेद 14, जिसमें आपका ये रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री की प्रारंभ किया? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बहुमूल्य रत्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रत्न माना जाता है, जो कि बहुत कम ही लोगों को भी मिला है। खेल जगत में जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, 100 शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड होता है, जो कि बहुत ही गिने चुने नामी लोगों को मिलता है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत जो है इस ये सब पुरस्कार आते हैं, भारत रत्न और पद्मश्री। अनुच्छेद 18 ऑप्शन नंबर डी, मतलब अनुच्छेद 18 से ये सब लिया गया है।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को जो है प्रतिषेध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो अनुच्छेद 23 है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 से रिलेट करता हुआ ये आपका अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कोई शहर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यदि बात करें दोस्तों कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आप सभी को कई बार बताया है उन 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा क्या क्या है वो। पहला है आपका गुजरात, ठीक है। दूसरा है राजस्थान जो कि सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत का। और तीसरे स्थान पर आपका आता है मध्य प्रदेश जो कि पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है दूसरे नंबर का। पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे आपका क्या है मध्य प्रदेश, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरता है। झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। जबकि भारत में एक ऐसा भी राज्य है, ठीक है, जो कि कर्क रेखा के अति समीप है। तो उसका नाम है दोस्तों त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कर्क रेखा के 8 राज्यों में जो सबसे अधिक है कर्क रेखा के समीप वो है आपका त्रिपुरा राज्य जो कि उदयपुर से रिलेट करता है। सभी का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वाह्य मेटल शामिल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो सबसे कठोर और बाहरी हिस्सा है जिसमें क्रस्ट और वाह्य मेटल शामिल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्थल मंडल। जी हाँ, स्थल मंडल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्षांश का एक वृत्तीय जो कि पृथ्वी की भूमध्य रेखाएं सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है वह क्या कहलाती है दोस्तों। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52वां समांतर दक्षिण यहाँ पर आपका कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कर्क रेखा कहां से गमन करती है। सभी को पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है कहां से गमन करती है। तो दिए गए यदि विकल्प की बात करें तो भारत और सऊदी अरब से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1965 ईस्वी में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को एक चीज पहले ध्यान में रखना है कि वर्ष 1965 ईस्वी में धान की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जिसे हम लोग कहते हैं एमएसपी, ये जो है पहली बार घोषित किया गया। और पहले एमएसपी के लिए जो है गठित सीएसीपी सीएसीपी जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कृषि लागत, सीएसीपी जिसे हम लोग कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष एम एल दंतवाल थे, ठीक है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा धान। जी हाँ दोस्तों, धान आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कि आप सभी को मैंने बताया कि
वर्ष 1965 ईस्वी में धान की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है। तो मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ जो है पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष में से एक नहीं है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए भंडारण की सुविधा की बात करें दोस्तों तो परिवहन की कमी तथा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी जो है कृषि विपणन के मुख्य दोष में शामिल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिवहन की कमी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, वो आपका पीलीभीत है या श्रीवास्ती है या सीतापुर है या महाराजगंज है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सीतापुर जिला है ये सीमा नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं उनमें से पहला है आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और आपका एक आता है बहराइच और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये सब जो है किसे रिलेट करते हैं, नेपाल की सीमा से रिलेट करते हैं। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर अ, मैंने एक नाम बताया सीतापुर, ये आपका रिलेट नहीं करता है किससे, नेपाल की सीमा से। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प जो है उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए आपका यहाँ पर जौनपुर किससे रिलेट करेगा, जौनपुर आपका रिलेट करेगा किससे, ये आपका रिलेट करेगा गोमती से। ठीक है, ये गोमती नदी से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर सी आप लोग बना लीजिए। और बात करें दोस्तों बिठूर की, तो बिठूर आपका रिलेट करेगा, ये नदी जो है, ये शहर जो है बिठूर, तो इस शहर में कौन सी नदी है, तो यहाँ पर बिठूर आपका गंगा नदी से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग ए टिक कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ आपका रिलेट करेगा कहाँ से, तो ये प्रतापगढ़ आपका रिलेट करेगा सही से, तो डी आप रिलेट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर बात करें गोरखपुर की, तो आपका गोरखपुर जो है आपका राप्ती शहर, गोरखपुर जो है किस नदी से रिलेट करेगा, राप्ती, तो बी रिलेट करेगा। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है संत रविदास नगर, जिसे हम लोग कहते हैं भदोही। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी वाला। चलिए बढ़ते हैं, आज की इस क्लास का जो लास्ट प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो आप सभी लोग यदि ग्लोब में देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिए ग्लोब को अगर कभी, तो उसमें आपको
एकदम से पता चल जाएगा इसका रीजन क्या है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ जिले की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य से बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद जय भारत।